नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लोकसभा चुनाव के कई रंग दिखाऊंगा। कौन से नए समीकरण बने और कौन से समीकरण बिगड़े, ये बताऊंगा। बिहार में रिश्ता टूटा। रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब संकेत मिले कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस की शरण में जा सकती है, लेकिन इसका ऐलान अभी होना बाकी है। झारखंड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन लोकसभा चुनाव कहां से लड़ेंगी, इस पर फैसला होना भी बाकी है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे ने महायुति का हाथ थाम लिया। दिल्ली में अमित शाह से मीटिंग करके सब कुछ फाइनल कर लिया। कल वो एनडीए में शामिल होने का ऐलान कर सकते हैं। राज ठाकरे की इस चाल से, इस नए रिश्ते से एकनाथ शिंदे क्यों परेशान है? अब उनका क्या होगा? उनकी पार्टी की कितनी सीटें कटेंगी, इसको लेकर शिंदे टेंशन में है। महाराष्ट्र में दूसरी तरफ प्रकाश अंबेडकर ने साफ कर दिया कि वो कांग्रेस का साथ देंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों का विरोध करेंगे। इससे महाविकास अघाड़ी में खलबली मच गई है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इससे वायनाड में राहुल गांधी की और तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर की परेशानियां बढ़ गई हैं। क्या इसका बीजेपी को फायदा मिलेगा? इसको लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अब सबकी नजर इसी पर है। नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में बीजेपी के अलायंस पार्टनर के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। क्या तमिलनाडु में मोदी का एनडीए स्टालिन की डीएमके और कांग्रेस के अलायंस को चुनौती दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की सियासत से। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल है। राज ठाकरे अपने बेटे अमित ठाकरे के साथ कल दिल्ली आए। आज बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े ने होटल में जाकर राज ठाकरे से लंबी मीटिंग की। इसके बाद राज ठाकरे अपने बेटे के साथ अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। अमित शाह के साथ करीब आधे घंटे तक बात हुई और इसके बाद यह तय माना जा रहा है कि राज ठाकरे भी एनडीए के साथ आ जाएंगे। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है। अभी यह भी नहीं बताया गया कि राज ठाकरे की एमएनएस को लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें दी जाएंगी या फिर उनके साथ असेंबली इलेक्शन में सीटों पर समझौता होगा। बताया जा रहा है कि राज ठाकरे मुंबई साउथ सीट के अलावा महाराष्ट्र में एक और लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, लेकिन इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हो पाया है। मुंबई साउथ सीट से फिलहाल उद्धव ठाकरे की पार्टी के अरविंद सावंत एमपी हैं। अरविंद सावंत ने कहा, राज ठाकरे का महाराष्ट्र की राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है। वो वक्त के साथ इधर उधर करते रहते हैं, इसलिए अब उन पर कोई भरोसा नहीं करता। उद्धव ठाकरे ने भी हिंगोली की रैली में कहा, कुछ लोगों ने पहले बाला साहब ठाकरे की फोटो चुराई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब राज ठाकरे को अपने साथ मिलाया जा रहा है, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सगळे बाजूने बाहेरून घेतात माणसं बियाणं। बीजेपी ने आज राज ठाकरे को अपने साथ लिया है। उनको अब पता चल गया है कि महाराष्ट्र में अगर वोट चाहिए तो मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलेगा, ठाकरे के नाम पर ही वोट मिलता है। पहले बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर को चुराया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आज एक और ठाकरे को चुरा रहे हैं। ले जाओ, मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है। उद्धव ठाकरे भले कह रहे हो कि राज ठाकरे के एनडीए में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन राज ठाकरे को लेकर उनके सहयोगियों की राय अलग है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने कहा, महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का काफी महत्व है। राज ठाकरे को अपने फैसले पर फिर से सोचना चाहिए। उन्हें बीजेपी के साथ जाने के बजाय महाविकास अघाड़ी में आना चाहिए। राज ठाकरे साहेबांना मी विनंती करतो। राज ठाकरे से मैं विनती करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के हित में धर्म का पालन करें। जो लोग आज बीजेपी जैसी महाशक्ति के खिलाफ लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, वही लोग जनता के मन में बसेंगे। आज संघर्ष की स्थिति है, इसीलिए मैं राज ठाकरे से कहूंगा कि वो हमारे साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ें। आज बीजेपी से मुकाबला करने वाले लोगों की जरूरत है। लढणं हे फार महत्त्वाचं आहे। बीजेपी और राज ठाकरे की पार्टी का अलायंस किन शर्तों पर होगा, ये साफ होना भी बाकी है। लेकिन मुंबई में बीजेपी के अध्यक्ष
आशीष शेलार ने कहा कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में राज ठाकरे का काफी प्रभाव है, इसलिए एनडीए में जब वो शामिल होंगे तो उससे चुनाव में फायदा जरूर मिलेगा। एमएमआर रीजन में और मुंबई में मोदी परिवार बढ़ाने के लिए राज ठाकरे जी की पार्टी हमारे साथ आती है तो इसका लाभ ही महाराष्ट्र को और एनडीए को होगा। आपने कहा कि एक तरफ जो है मोदी का परिवार, एनडी का परिवार बढ़ रहा है और इंडी जो अलायंस है उसमें लोग बिखर रहे हैं। इंडिया अलायंस में ममता बनर्जी जी चली गई, केजरीवाल ने उनको नकारा और कई दल कांग्रेस को पूछ नहीं रहे और इसलिए इंडी अलायंस दिन ब दिन कमजोर हो रहा है और एनडीए विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत हो रहा है और दिखाई पड़ रहा है। यह सही है कि महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का नाम सब जानते हैं। हालांकि उनका नाम जितना बड़ा है, राजनीतिक लिहाज से उनकी हैसियत उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन राजनीति में मैसेजिंग का महत्व ज्यादा होता है। राज ठाकरे के एनडीए में जाने से मराठी वोट पर असर पड़ सकता है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि जब से राज ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई है, उसके बाद से उनका पॉलिटिकल ग्राफ लगातार गिरता रहा है। 2013 के चुनाव में उनकी पार्टी ने 13 असेंबली सीटें जीती थी, करीब 5.5% वोट मिला था। इसके बाद 2 चुनाव और हुए और पिछले चुनाव में उनकी पार्टी का 1 विधायक जीता, वोट शेयर घटकर करीब 2.5% रह गया। इसलिए यह कहना कि राज ठाकरे के आने से एनडीए का वोट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये ठीक नहीं होगा। ये सही है कि राज ठाकरे हिंदुत्व के मसले पर मुखर रहे हैं, उनमें बाला साहब ठाकरे की छवि है, लेकिन उन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ कई तरह की चुभने वाली बातें कही हैं। इसका नुकसान हो सकता है और ऐसा लगता है कि राज ठाकरे अगर अकेले अपने दम पर लड़ते तो उद्धव की शिवसेना के वोट काटते और इसका बीजेपी को फायदा हो सकता था। लेकिन उनके साथ आने में बीजेपी को कितना फायदा होगा, इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है। लेकिन राज ठाकरे के आने से एक मुश्किल होगी। अब एकनाथ शिंदे के गुट को टेंशन हो गई है। जैसे ही दिल्ली में राज ठाकरे अमित शाह से मिलने पहुंचे तो मुंबई में एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं की मीटिंग बुला ली। राहुल शेवाले, भावना गवली, धैर्यशील माने, श्रीरंग बाणे, कृपाल तुभाने और हेमंत गोडसे ने शिंदे के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की कि अगर राज ठाकरे एनडीए में शामिल होते हैं तो उससे शिवसेना की अहमियत और सीटों के बंटवारे पर क्या असर होगा। पता यह लगा कि पार्टी के नेताओं ने एकनाथ शिंदे से कहा कि शिवसेना को 13 सीटों पर लड़ना चाहिए, इससे कम पर समझौता नहीं करना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना चाहिए। हालांकि एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के नेताओं को कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाया कि वो जल्दी से जल्दी दिल्ली जाकर अमित शाह से मिलेंगे और पार्टी के नेताओं की भावनाओं को उनके सामने रखेंगे। एकनाथ शिंदे ने कहा उन्हें यकीन है कि बीजेपी हाईकमान शिवसेना के नेताओं की चिंता को समझेगा। हालांकि कैमरे के सामने शिंदे गुट के नेता यही कह रहे हैं कि राज ठाकरे में लोगों को बाल ठाकरे की छवि दिखती है। ऐसे में अगर राज ठाकरे एनडीए से जुड़ते हैं तो इसका फायदा होगा। जब अच्छे लोग जुड़ जाते हैं तो कारवां भी अच्छा बनता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर वो मिल जाते हैं तो बाला साहब ने उनको तैयार किया है इस राजनीति के लिए, तो वो सब गुण उनमें हैं। उनकी जो भाषण की शैली है वही राज साहब को भी वो गिफ्ट मिली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो जो बोलते हैं वो लोगों को अपील होता है। एक अच्छे इस जैसा नेता अगर महायुति के साथ जुड़ जाता है तो मोदी साहब के जो विचार है, हमारी जो लास्ट 1.5 ईयर में जो इस गवर्नमेंट ने करके दिखाया है, वो सब लोगों के सामने जा सकेगा। एकनाथ शिंदे की चिंता तो जायज है, क्योंकि बीजेपी को समझ आ गया कि एकनाथ शिंदे की मदद से महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार तो बन गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे के चेहरे पर वोट मिलेंगे इसकी उम्मीद कम है। क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से शिवसेना तोड़ी, उसके बाद पब्लिक सिंपैथी उद्धव के साथ है और उद्धव के मुकाबले के लिए राज ठाकरे एकनाथ शिंदे से बेहतर ऑप्शन है सब हो सकते हैं। जहां तक लोकसभा सीटों का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने से
एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीटों की संख्या पर कोई असर पड़ेगा? असली मुश्किल चुनाव के बाद हो सकती है और शिंदे की चिंता यही है कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा, कहीं उनकी कुर्सी खतरे में तो नहीं आ जाएगी। महाराष्ट्र की सियासत के लिए 21 मार्च यानी परसों का दिन अहम है। इसी दिन राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाई है। एकनाथ शिंदे भी 21 मार्च को अपनी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। 21 मार्च को ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले की भी मीटिंग होगी। इसी दिन महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान हो सकता है। हालांकि फिलहाल टेंशन महाविकास आघाड़ी में भी कम नहीं है। आज प्रकाश अंबेडकर ने नया खेल कर दिया। प्रकाश अंबेडकर ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सपोर्ट और उद्धव और शरद पवार की पार्टियों का विरोध करने का ऐलान कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि वो महाराष्ट्र की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को समर्थन देने को तैयार हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जल्दी से जल्दी उन 7 सीटों की लिस्ट उन्हें मुहैया करा दें जिन पर गठबंधन के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इसका मतलब साफ है, वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस सिर्फ कांग्रेस से होगा, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से नहीं। कांग्रेस पार्टी से हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी है। सिर्फ इतना ही उनसे हम लोग ने कम्युनिकेट किया है कि आने वाली चुनाव में जिन 7 सीटों पर वंचित का अगर सपोर्ट मिलता है, आप जीतते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो वंचित को आप इतला कर दीजिए। वंचित उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तौर से तैयार है। अभी तक हमारे पास कोई कम्युनिकेशन आया नहीं है, लेकिन हम लोग उम्मीद करते हैं इस प्रस्ताव पर उनका क्या विचार विनिमय है, ये वो हम लोग को बताएंगे। प्रकाश अंबेडकर के इस ऑफर पर अब फैसला कांग्रेस को करना है, लेकिन कांग्रेस के नेता फिलहाल खामोश हैं। वो प्रकाश अंबेडकर का नाम भी नहीं लेते। हम लोगों ने एक ही बात को तय किया है कि जो पार्टी जिस लोकसभा क्षेत्र से मजबूत है, जहां पर उसके पास उम्मीदवार मजबूत है, जो जीत सकता है, वो दल वहां से चुनाव लड़े। तो इसमें कोई फार्मूला की शिवसेना इतनी ही सीट लड़ेगी, पवार साहब की पार्टी इतनी ही सीट लड़ेगी, कांग्रेस इतनी ही सीट लड़ेगी, सवाल सीट के नंबर का अब नहीं है। सवाल 48 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देकर उनको हराना, ये हमारी सबसे बड़ी रणनीति का हिस्सा है और वो हम लोग करेंगे। हालांकि एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने भी कहा कि उनकी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी को गठबंधन में शामिल करना चाहती है और उम्मीद है ऐसा हो जाएगा। ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी की इच्छा है कि वंचित आघाड़ी के जो नेता है बाला साहेब अम्बेडकर साहब, वो हमारे साथ आना चाहिए। ऐसी हमारी पूरी कोशिश अभी भी जारी है। हमको विश्वास है कि बाला साहब आखिरी ये फैसला लेंगे और वंचित आघाड़ी के साथ में आएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्लान बिल्कुल क्लियर है। उद्धव की शिवसेना के नेता और साउथ मुंबई से एमपी अरविंद सावंत ने आज कहा कि वंचित बहुजन आघाड़ी को 4 सीटें दी जा रही हैं। अगर प्रकाश अंबेडकर तैयार हैं तो 7 चुनाव लड़ें, वरना अलग रास्ता देखें। उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वंचित बहुजन आघाड़ी ने पत्र लिखा है, कांग्रेस को कहा है कि हम आपके 7 सीटें पर जो है निष्पक्ष होकर जो आपको 7 वाक्य बोल गए, बहुत हास्यास्पद है। और दूसरी बात ऐसी कि पार्टी के तीनों पार्टियों के नेताओं ने बता दिया कि हमने 4 जगह दी है उनको, अगर नहीं चाहिए तो तीनों मिलकर का इसके आगे चर्चा नहीं होगी। उनको लिखना है, लिखने दो, कहां समर्थन करने दो, फर्क नहीं पड़ता ना उससे। ओके, आपने देखा होगा प्रकाश अंबेडकर को लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के तेवर तल्ख हैं और कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के तेवर नरम है। ऐसा क्यों है, यह समझने की जरूरत है। असल में प्रकाश अंबेडकर का जिन सीटों पर असर है, जहां उनका थोड़ा बहुत वोट बैंक है, उनमें से ज्यादातर सीटें कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के खाते में जाएंगी। जबकि अगर प्रकाश अंबेडकर
महाविकास अघाड़ी में शामिल होते हैं तो हो सकता है कि उद्धव गुट को अपने कोटे से कुछ सीटें उनके लिए छोड़नी पड़े। इसीलिए उद्धव की पार्टी चाहती है कि प्रकाश आंबेडकर गठबंधन से दूर रहें तो ही अच्छा है, जबकि कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी चाहती है कि प्रकाश आंबेडकर साथ आएं, जिससे उन सीटों पर वोटों का कंसोलिडेशन हो सके, बंटवारा रुक सके जहां उनके उम्मीदवार मैदान में होंगे। क्योंकि महाविकास अघाड़ी की पार्टियों में ही मतभेद है, प्रकाश आंबेडकर इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। खरगे को लिखी गई चिट्ठी इसी का सबूत है। अब मैं आपको झारखंड के बारे में बताता हूं। यहां आज एंटी मोदी मोर्चे को बड़ा झटका लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे की प्राइमरी मेंबरशिप के साथ साथ विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। सीता सोरेन शिबू सोरेन के बड़े बेटे दुर्गा सोरेन की वाइफ हैं और जेल में बंद हेमंत सोरेन की भाभी हैं। दुर्गा सोरेन की मौत के बाद 2009 से ही जामा विधानसभा सीट से लगातार जेएमएम की विधायक हैं। हेमंत सोरेन ने जब जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया और उनकी वाइफ कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा शुरू हुई तो सीता सोरेन ने इस पर नाराजगी जताई थी। वो विधायक दल की मीटिंग में भी नहीं गई थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने रास्ता बदला और अपनी जगह चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनाया। लेकिन सीता सोरेन को चंपई सोरेन की सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया। जाहिर है वो नाराज हैं और इसके बाद से सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चे से दूरी बनाना शुरू कर दिया था और आज अचानक उन्होंने पार्टी की सदस्यता और विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। सीता सोरेन ने कहा कि उनके पति ने शिबू सोरेन के साथ झारखंड राज्य के लिए लड़ाई लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चे को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उनके परिवार की अनदेखी की गई। इसीलिए आज वो अपनी दोनों बेटियों के साथ बीजेपी में शामिल हो रही हैं। सीता सोरेन ने जेएमएम सरकार की जंगल, जमीन और कोयला की लूट का जिक्र किया। कहा जमकर करप्शन हो रहा है। अब वो झारखंड के लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ेंगी। मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन ज़मीन की लूट हो रही है। जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए हैं। जैसे ही सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की तो जेएमएम के ट्विटर हैंडल से एक लाइन का कमेंट आया, लिखा गया घर का भेदी लंका ढाए। और इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चे की सांसद महुआ मंझा से लेकर जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य तक सब ने कहा सीता सोरेन के जाने से पार्टी को धक्का लगा है। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि पार्टी ने सीता सोरेन को हमेशा पूरा सम्मान दिया, लेकिन मुश्किल वक्त में हर कोई संघर्ष नहीं कर पाता, इसीलिए सीता सोरेन ने जांच एजेंसियों के दबाव में पार्टी छोड़ दी। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि पार्टी छोड़ता है, एक कार्यकर्ता का भी छोड़ना पार्टी के हित में नहीं होता है। जब किसी को कहीं कुछ जाना पड़ता है तो कुछ तो कारण बताना ही पड़ेगा। मुझे याद है कि दुर्गा भैया के दुखद निधन के बाद
दुर्गा भैया को अपने बीच में पाने के लिए हम लोगों ने भाभी को न केवल जामा से विजयी बनाकर लगातार तीसरी बार भेजा, ये कार्यकर्ता ही भेजते हैं। पार्टी ने भी उनकी जो नेतृत्व और सांगठनिक क्षमता है उसको देखते हुए न केवल कार्यसमिति का सदस्य बल्कि महासचिव के पद पर भी उनको आसीन किया है। हर कोई हेमंत सोरेन नहीं हो सकता। संघर्ष जीवन में एक बहुत बड़ा पूंजी होता है। पूंजी दुर्गा भैया के पास था, लेकिन परिस्थितियां बदली, इसलिए ये परिणाम सामने आया। ये बात सही है कि दुर्गा सोरेन के निधन के बाद शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन हेमंत सोरेन ने अपनी भाभी सीता सोरेन और छोटे भाई बसंत सोरेन की उम्मीदें पूरी नहीं की। दोनों विधायक हैं, दोनों समय समय पर नाराजगी जाहिर करते रहे हैं, लेकिन अब सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दी तो हो सकता है कि सीता सोरेन को बीजेपी दुमका सीट से चुनाव के मैदान में उतारे। इसका नुकसान तो जेएमएम को होगा। शिबू सोरेन की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, वो चुनाव में एक्टिव नहीं रहेंगे। हेमंत सोरेन जेल में है और परिवार बिखर गया है। इसका असर झारखंड की राजनीति पर जरूर दिखाई देगा। असल में जो पार्टियां परिवार बनाते हैं और परिवार चलाते हैं, उनके सामने इस तरह की दिक्कतें आना लाजमी है। इसी तरह की एक और पार्टी बिहार में स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार की है। रामविलास के जाने के बाद परिवार टूटा, चाचा भतीजे में झगड़ा हुआ और बिहार की राजनीति में इसका असर इस बार के चुनाव के मौके पर फिर दिखाई दे रहा है। सीट शेयरिंग में अनदेखी से नाराज चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने आज मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। पशुपति पारस मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थे। कल एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ। चिराग पासवान के गुट को 5 सीटें मिली, जबकि पशुपति पारस के कैंप को कोई सीट नहीं दी गई। जाहिर है पशुपति इससे नाराज हैं। हालांकि आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, लेकिन यह भी कहा कि सीटों के बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब पार्टी के बड़े नेताओं के साथ बात करके भविष्य की रणनीति तय करेंगे। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग कर देता हूँ। भविष्य की राजनीति हम अपने पार्टी के जितने भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण हैं उनके साथ मैं बैठ के तय करूँगा। रामविलास पासवान जब तक रहे, उन्होंने अपने परिवार को साथ रखा। बेटे चिराग पासवान को उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, पशुपति पारस को नेता बनाया, अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को सांसद बनाया। रामचंद्र पासवान के निधन के बाद रामविलास पासवान ने उनके बेटे, अपने भतीजे प्रिंस पासवान को पार्लियामेंट का चुनाव जिताया। लेकिन रामविलास पासवान की डेथ के बाद पशुपति पारस और प्रिंस पासवान ने मिलकर चिराग पासवान को किनारे कर दिया, पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश की। चिराग पासवान ने धैर्य रखा। अब मौका आया तो चिराग को सब्र का फल मिला। क्योंकि बिहार में रामविलास पासवान के प्रति लोगों की सिंपैथी है और लोग चिराग को रामविलास का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते हैं। बीजेपी भी इस बात को समझ गई, इसीलिए पशुपति पासवान को किनारे करके चिराग को साथ लिया। यही राजनीति का उसूल है। अब पशुपति पारस के सामने 2 ऑप्शन थे, या तो चिराग से समझौता कर लें या फिर अपना रास्ता अलग कर लें।
उन्होंने धैर्य खो दिया। अब वो लालू यादव का दरवाजा खटखटाएंगे और उनकी कोशिश होगी कि चिराग को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं उतना नुकसान पहुंचाएं। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कल आ सकती है। कल कांग्रेस 40 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर सकती है। आज कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल और कई राज्यों के नेता शामिल हुए। राहुल गांधी इस मीटिंग में नहीं आए। आज कांग्रेस सीसी की मीटिंग में पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम और कर्नाटक की लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने बताया कि कांग्रेस ने लगभग 40 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद गुलबर्गा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बंगाल से प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी अपनी बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस की एक और सीट मालदा साउथ से सिटिंग एमपी एएच खान चौधरी की जगह उनके बेटे को टिकट दिया जा सकता है। अब कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट कल जारी होने की संभावना है। आज कांग्रेस ने किन किन सीटों पर कैंडिडेट के नाम फाइनल किए, किस किस को टिकट मिल सकता है, किसका टिकट कट सकता है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं विजय लक्ष्मी के पास। विजय लक्ष्मी, आपने जो जानकारी दी उसमें बहुत सारी जानकारी मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। तो आज जो मीटिंग हुई इसमें किन किन नामों पर चर्चा हुई, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, आज जो है कुल 85 नाम प्रस्तावित थे जिन पर चर्चा होनी थी, लेकिन मध्य प्रदेश के 15, राजस्थान के 15 और इसके अलावा गुजरात के 15 नामों को पेंडिंग रख दिया गया है। अब अगली मीटिंग जो है वो 21 मार्च को होगी और एक मीटिंग कल शाम को भी हो सकती है जिसमें इन राज्यों पर चर्चा होगी। आज 40 के करीब नाम जो हैं कांग्रेस की सीईसी ने क्लियर कर दिए हैं। इसमें कर्नाटक के 14 नाम हैं जो सूत्र हमें बता रहे हैं, तेलंगाना के 7 नाम हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल से 8 नाम क्लियर किए गए हैं। पश्चिम बंगाल से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी, उनको बहरामपुर से एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा एएच खान चौधरी के बेटे ईश खान चौधरी को जो है मालदा साउथ से टिकट दिया जाएगा। गुलबर्गा से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहा जा रहा है कि उम्र का तकाजा है और वो पूरे देश में कैंपेन करेंगे, इसलिए उनके बेटे डी राधाकृष्णन को कांग्रेस पार्टी जो है वो टिकट देगी। आज की बैठक में चर्चा के लिए चंडीगढ़ सीट भी आई थी। इसके अलावा पुदुचेरी सीट पर भी चर्चा हुई, लेकिन इन 2 सीटों को भी पेंडिंग रखा गया है। अब अगली जो सीईसी की बैठक होगी उसमें इन 2 सीटों पर चर्चा होगी। उम्मीद की जा रही है कि कल फिर एक सीईसी की बैठक होगी जिसमें महाराष्ट्र पर चर्चा हो सकती है। 21 मार्च को भी सीईसी की बैठक होगी जिसमें मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों पर चर्चा हो सकती है। उम्मीद की जा रही है कि आज जो 40 नाम फाइनल किए गए हैं उनका ऐलान कल शाम तक कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस जो अभी मीटिंग्स कर रही है वो 1st to 3rd फेज का जो इलेक्शन है या कहीं कहीं पर 4th फेज का जो इलेक्शन है उन्हीं नामों की चर्चा या उन्हीं को फाइनल करने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की कि जिस तरह से फेजेस हैं उसी तरह से कैंडिडेट्स के नाम जो हैं उन पर चर्चा की जाए और उनका ऐलान किया जाए। जो लेटर डेट्स पर जो फेजेस हैं उनके नामों की चर्चा बाद में जो सीसी की बैठक होगी उस पर होगी। जी विजय लक्ष्मी, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। विजय लक्ष्मी ने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस से पेंडिंग रखे हैं। आज राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल समेत कुल 40 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस की चुनाव समिति की अब तक 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुए। राहुल के इस रुख पर कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं। हालांकि केरल में कांग्रेस के लिए आज एक बुरी खबर आई। वायनाड के बाद तिरुवनंतपुरम सीट पर भी लेफ्ट फ्रंट ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं। वो लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इंडिया अलायंस का हिस्सा होने के बाद भी लेफ्ट फ्रंट से तिरुवनंतपुरम ने पी रविंद्रन को शशि थरूर के खिलाफ मैदान में उतार दिया है। इससे पहले वायनाड से सीपीआई ने एनी राजा की उम्मीदवारी का ऐलान किया था। लेफ्ट के इस रुख से कांग्रेस के नेता नाराज हैं। आज शशि थरूर ने कहा कि लेफ्ट फ्रंट वैसे मोदी के खिलाफ लड़ाई के दावे करता है, लेकिन हकीकत में पर्दे के पीछे लेफ्ट फ्रंट मोदी की मदद कर रहा है। शशि थरूर ने कहा कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे के लिए लेफ्ट ने उनके सामने उम्मीदवार उतार दिया है। फिर लेफ्ट फ्रंट के नेता किस मुंह से विपक्षी एकता की बात कर सकते हैं?
Whereas in fact Rahul Gandhi is the sitting MP in Wayanad. I am the sitting MP here. Last two elections, the BJP came second. If they are really so concerned about opposition unity, why are they undercutting my vote by running a candidate whose campaigning has been entirely against me? I have not heard the left speaking against the BJP. They're speaking against me all the time and trying to take away, for example, minority votes, Muslim votes and so on. This is a tactic which can only help the third party, namely the BJP. So I'm asking the CPI, what are you talking about? Why are you doing this here and then demanding alliance, dharma and Wayanad? Be consistent. That's my message. शशि थरूर के इस सवाल का जवाब सीपीआई के महासचिव डी राजा ने दिया। डी राजा ने कहा कि देश में लेफ्ट पार्टियां ही सांप्रदायिक ताकतों से लड़ती आई हैं। राजा ने पूछा, अगर राहुल गांधी को बीजेपी से मुकाबला करने का इतना ही शौक है तो वो उत्तर भारत छोड़कर वायनाड से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? खुद शशि थरूर कहीं और से चुनाव क्यों नहीं लड़ते? Firstly, I consider that statement as an absurd statement. Mr. Shashi Tharoor, considered to be a well-read, educated man, should understand politics properly, should understand the history of Kerala properly. It is the communist movement, the left, which is fighting the communal fascist forces, right-wing forces consistently. And Mr. Shashi Tharoor should look at his face in the mirror. Who are the people leaving Congress party and joining BJP? Does he try to teach lessons to communists? If somebody divides the vote, I can accuse Shashi Tharoor. Why he contests Thiruvananthapuram? Let him go and contest somewhere else. Even I can tell this in case of Rahul Gandhi also. He claims he has been spearheading the campaign against BJP and RSS. When it comes to electoral battle, why he goes to Wayanad and fights against LDF, left? Yeah, the Congress party should explain. कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं। राहुल गांधी की आजकल सबसे ज्यादा दोस्ती लेफ्ट फ्रंट के नेताओं से है। वो उनके असर में रहते हैं, लेकिन लेफ्ट फ्रंट ने उनके खिलाफ भी कैंडिडेट खड़ा किया है और शशि थरूर के खिलाफ भी। जहां तक बीजेपी का सवाल है, इस चुनाव से पहले केरल में बीजेपी का कोई खास बेस नहीं था। हमेशा से मुकाबला कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट के बीच होता आया है। केरल में कांग्रेस का मुस्लिम लीग के साथ अलायंस होता है। इस तरह कांग्रेस मुस्लिम वोट इंटैक्ट रखती है। हिंदू वोटों का बंटवारा लेफ्ट और कांग्रेस के बीच होता आया है। पिछले सारे चुनाव में शशि थरूर का मुकाबला लेफ्ट फ्रंट के उम्मीदवारों से ही हुआ। इसलिए इस बार उम्मीदवार उतारकर लेफ्ट ने कोई नया काम नहीं किया है। फर्क इतना है कि इस बार बीजेपी पूरे दमखम के साथ केरल में चुनाव लड़ रही है। तिरुवनंतपुरम से बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। केरल में आरएसएस का जबरदस्त नेटवर्क है। बीजेपी को हिंदू वोटों के साथ साथ क्रिश्चियन वोट्स की उम्मीद है। इस बार मुकाबला ट्रायंगुलर है और अगर मुस्लिम वोट बटा तो बीजेपी को उसका फायदा मिल सकता है। राजीव चंद्रशेखर बाजी मार सकते हैं। इसीलिए जाहिर है शशि थरूर परेशान है और लेफ्ट को गठबंधन धर्म की याद दिला रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों से बेफिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत में बीजेपी का परचम लहराने में लगे हैं। मोदी आज सुबह सुबह केरल में थे। उन्होंने पलक्कड़ में एक बड़ा रोड शो किया। मोदी के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी और इसके बाद मोदी तमिलनाडु पहुंचे। सेलम में मोदी ने बड़ी पब्लिक मीटिंग की। तमिलनाडु में पहली बार एनडीए की ताकत का प्रदर्शन किया। मोदी के मंच पर पीएमके के फाउंडर एम रामदास, उनके बेटे अम्बुमणि रामदास, एआईएडीएमके के पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम, एएमएमके के नेता टीटीवी दिनाकरण समेत कुल 5 पार्टियों के नेता मौजूद थे। तमिलनाडु में इन सभी पार्टियों का थोड़ा थोड़ा बेस है और इनका बीजेपी के साथ अलायंस हुआ है। सेलम की रैली में मोदी ने 11 महिलाओं को 11 शक्ति अम्मा कहकर सम्मानित किया। इसके बाद इल्जाम लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दल
शक्ति स्वरूपा महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। हिंदू धर्म की जिस शक्ति पर आस्था है, इंडिया अलायंस के लोग उसका खात्मा करना चाहते हैं। मोदी ने कहा, इंडिया अलायंस के लोग शक्ति के विनाश की बात कर रहे हैं, लेकिन विनाश तो उन लोगों का होता है जो ऐसी बातें कहते हैं। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने खुलेआम घोषणा की है कि हिंदू धर्म की जिस शक्ति में आस्था होती है, उन्हें इस शक्ति का विनाश करना है। हिंदू धर्म में शक्ति किसे कहते हैं, ये तमिलनाडु का हर व्यक्ति जानता है। यहां कोट्टई मारियम्मन मंदिर के ऊपर ठीक सामने लिखा है ओम शक्ति। मां मारी अम्मन यहां की शक्ति है। तमिलनाडु में शक्ति कांची कामाक्षी है, यहां शक्ति मदुरई मीनाक्षी है। कांग्रेस और डीएमके का इंडिया अलायंस कह रहा है कि वो इसका विनाश करेंगे। इंडिया अलायंस वाले लोग बार बार जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान करते हैं। हिंदू धर्म के खिलाफ इनका हर बयान बहुत सोचा समझा हुआ होता है। आप देखिए, और किसी धर्म का अपमान डीएमके कांग्रेस का इंडिया अलायंस कभी नहीं करता, लेकिन हिंदू धर्म को गाली देने में ये एक सेकंड नहीं लगाते। हमारे शास्त्र साक्षी है कि विनाश उनका होता है जो शक्ति को खत्म करने का विचार रखते हैं। मोदी की बात सही है। डीएमके के नेताओं ने सनातन को जड़ से खत्म करने की बात की। राहुल गांधी ने सनातन धर्म की शक्ति पर सवाल उठाया और नरेंद्र मोदी ने इसको मुद्दा बना दिया। इसके बाद मोदी ने कांग्रेस और डीएमके के करप्शन और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस में कोई फर्क नहीं है। मोदी ने कहा, आज देश में 5G आ चुका है, लेकिन तमिलनाडु में 5G का मतलब है एक ही परिवार की 5वीं जनरेशन का राजनीति पर कब्जा। डीएमके और कांग्रेस टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है। देश में कांग्रेस की छुट्टी हुई तो देश आज 5G टेक्नोलॉजी में पहुंच गया है, लेकिन तमिलनाडु में डीएमके का अपना अलग ही 5G चल रहा है। डीएमके का 5G यानी एक ही फैमिली की 5th जनरेशन का तमिलनाडु पर कब्जा। इस 5G फैमिली ने 2G स्कैम करके पूरी दुनिया में भारत और तमिलनाडु की इमेज गिराई है। अगर मैं इनके स्कैम गिनाने लगूं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज भेज रही है और यहां की सरकार उसे लूटने में लगी है। चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर 400 पार का नारा लगाया, तमिलनाडु के लोगों से समर्थन मांगा, लोगों से तमिलनाडु के विकास के वादे किए, इसलिए एमडीएमके के नेता वाइको ने पलटवार किया। वाइको ने कहा, मोदी कुछ भी कहें, लेकिन तमिलनाडु के लोग उनकी बातों में नहीं आएंगे। He is making bluff after bluff.
Modi. Modi like Goebbels in Germany, making all the false promises and fraudulent assurances. This election, Tamil Nadu will be a testing zone. A litmus test is going to happen, and Tamil Nadu once again is going to prove this is the land of Periyar. मोदी ने डीएमके और उसके साथी दलों को परेशान तो कर दिया है। यह सही है कि तमिलनाडु में बीजेपी का अब तक कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। जब एआईएडीएमके के साथ बीजेपी का अलायंस था, तब भी जयललिता ने बीजेपी को वहां पैर नहीं जमाने दिए। लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति बिल्कुल अलग तरह की है। वो दूर की सोचते हैं। पिछले 10 साल में उन्होंने तमिलनाडु के लोगों के दिलों को छूने की कोशिश की और इसके लिए बहुत सारे सिंबॉलिक काम किए। जैसे मोदी ने काशी और तमिलनाडु का संगम करवाया, नई संसद में सेंगोल रखवाया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब जब वो तमिलनाडु में बोलते हैं तो एआई के जरिए वहां के लोगों को तमिल में मोदी की बात सुनने को मिलती है। इन सब का असर यह हुआ है कि पहली बार तमिलनाडु के लोगों को बीजेपी को अपनी भाषा में जानने का मौका मिला है, मोदी के काम के बारे में पता चला है और मोदी को देखने सुनने के लिए जो भीड़ तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, उसने डीएमके के नेताओं को चौंका दिया है। आज मंगलवार का दिन है। बेंगलुरु में बीजेपी के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कर्नाटक बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए। असल 2 दिन पहले बेंगलुरु में मुकेश नाम के एक लड़के की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि वो अजान के वक्त अपनी दुकान में तेज आवाज में हनुमान चालीसा सुन रहा था। 5 लड़कों ने इस दुकानदार की पिटाई की और कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जैसे ही वीडियो सामने आया तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया। आज बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता उसी जगह पर इकट्ठा हुए जहां हनुमान चालीसा का पाठ करने पर मुकेश की पिटाई की गई थी। इस प्रोटेस्ट की कॉल बेंगलुरु रूरल से एमपी तेजस्वी सूर्या ने दी थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जय श्री राम के नारे लगे और उसी जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया जहां पर मुकेश की पिटाई की गई थी। बीजेपी के इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश सरकार ने की, पूरी ताकत लगाई। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया। इसके बाद तेजस्वी सूर्या को डिटेन कर लिया गया। तेजस्वी सूर्या ने सीधे सीधे कर्नाटक की सरकार पर हमला बोला, कहा कि कर्नाटक में कानून का राज नहीं है, वोट बैंक के चक्कर में सरकार अपीजमेंट कर रही है और गुनहगारों को बचा रही है। The CCTV footage is clear. He was sitting in his shop, playing a bhajan on his Bluetooth speaker. Unprovoked, a few people come inside, begin an altercation, start an argument, pull him outside of his shop and assault him grievously. And the police and the state, instead of supporting the victim, places the victim under house arrest. Government, instead of trying to give him swift justice, is trying to defend those who have perpetrated this crime only because it suits its vote bank politics. Who is doing politics here? जिस दुकानदार की पिटाई हुई उसका कहना है कि वो हनुमान चालीसा बजा रहा था, इसलिए उस पर हमला हुआ। लेकिन बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि शिकायत में हनुमान चालीसा कोई जिक्र नहीं है। अजान के दौरान तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था, जिस पर झगड़ा हुआ और पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। बीजेपी के प्रोटेस्ट में आज केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी पहुंची। उन्होंने कहा कि पुलिस कांग्रेस सरकार के इशारे पर हिंदुओं को टारगेट कर रही है।
मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में कर्नाटक की कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, इसलिए कर्नाटक के होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। आज लड़के आते हैं दुकान में, कौन बैठे, कौन खुद हनुमान चालीसा सुनता है उसको मार डालते हैं। ये सरकार इधर चल रहा है कि कल मैंने अभी वीडियो देख रहा था, तलवार लेके बेंगलुरु में आरटी नगर में घूमते हैं, कोई कार्यवाही नहीं होती है। ये केवल अल्पसंख्यकों को रक्षा करने वाले सरकार है, हिंदुओं के खिलाफ चलने वाले सरकार कर्नाटक में चल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं पाते हैं, इसीलिए मैंने मांग करती हूँ परमेश्वर का इस्तीफा लेना एंड लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना। बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा तो कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार सामने आए। डीके शिव कुमार ने कहा बीजेपी जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि उसे कर्नाटक में हार साफ नजर आ रही है। बीजेपी is on verge of losing the state parliament members, so they are just trying to communalize things. It will not happen. That will not happen. They are just trying to create confusion. Another thing, a very strong progressive government is there. They are not able to digest. चाहे कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने वाले दुकानदार की पिटाई हो या गुजरात में नमाज पढ़ने वालों पर हमला, दोनों ही गलत हैं, शर्मनाक हैं, निंदनीय हैं। ये घटनाएं देखने में लोकल लग सकती हैं, कुछ लोगों की शैतानी और नादानी हो सकती हैं, पर इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। भारत की बदनामी होती है। पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने जी तोड़ मेहनत करके पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। दुनिया भर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का सम्मान बढ़ाया है। ऐसी घटनाएं किए कराए पर पानी फेर देती हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक और ऐसे डिप्लोमेट के बारे में जिसकी एंट्री आज राजनीति में हो गई। अमेरिका में भारत के राजदूत रहे तरणजीत सिंह संधू आज बीजेपी में शामिल हो गए। तरणजीत सिंह संधू 2020 से 2024 तक अमेरिका में भारत के एम्बेसडर थे। वो इसी साल जनवरी में फॉरेन सर्विस से रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद तरणजीत सिंह संधू अमृतसर के सोशल सर्कल में काफी एक्टिव रहे। ट्विटर पर अमृतसर की गलियों, वहां के बाजारों और खेतों गांवों की तस्वीरें शेयर करते रहे। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि तरणजीत सिंह संधू अमृतसर से इस बार बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। फॉरेन सर्विस में अपने करियर के दौरान तरणजीत संधू ने काफी नाम कमाया। 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद संधू ने यूक्रेन में भारत की एम्बेसी स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। तरणजीत संधू के कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत हुए। संधू एक नामी सिख परिवार से आते हैं। उनके बाबा तेजा सिंह ने 1920 के दशक में गुरुद्वारों के सुधार में एक बड़ा रोल प्ले किया था। स्वर्ण मंदिर में एक हॉल तरणजीत संधू के बाबा के नाम पर है। इसमें कोई शक नहीं कि तरणजीत संधू एक अच्छे डिप्लोमेट हैं। उनका परिवार अमृतसर का एक जाना माना परिवार है, लेकिन अच्छा डिप्लोमेट चुनाव जीत पाए ये जरूरी नहीं है। अमृतसर की सीट पर इस समय कांग्रेस के एमपी गुरजीत सिंह ओजला हैं। उनका अपने इलाके में अच्छा खासा असर है। वो यहां के लोकल हैं। उन्होंने काफी काम भी किया है। उन्होंने एक और डिप्लोमेट हरदीप पुरी को चुनाव में हराया था, इसलिए तरणजीत के सामने चुनौती बड़ी होगी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। फिलहाल आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।